हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और चलिए आज की इस वीडियो में हम हिंदी पैडागोगी को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। और हिंदी पैडागोगी के क्वेश्चन जो है बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। और सभी क्वेश्चन को बारीकी ढंग से हम सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार हिंदी के जो पैडागोगी क्वेश्चन आते हैं उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से और ट्रिक के माध्यम से भी। तो आपके सामने स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि, देखिए, साधारण तौर पे कोई शिक्षक ये समझता है कि बच्चे को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यानी एक शिक्षक का मानना है कि वर्ण की पहचान हो जाए, जब वो ये जानने लगे कि अ क्या होता है, आ क्या होता है, क क्या होता है, उनके बाद ही बालक को यह लिखाना चाहिए। तो क्या यह विचार पूरी तरह से किस पर कार्य करते हैं? क्या पूरी तरह से सही है? क्या यह वैज्ञानिक है? क्या यह बाल बाल स्वभाव के अनुकूल है? क्या यह अवैज्ञानिक है? तो देखिए, न ही ये सही है और पूर्ण रूप से स्वीकार्य है, न ही ये वैज्ञानिक है और न ही ये अवैज्ञानिक है, बल्कि यह बाल स्वभाव के अनुकूल है। यदि कोई बालक वर्णों को पहचानने से पहले ही वो व्यवहारिक तौर पे अ आ लिखना स्टार्ट कर देता है तो वो लिख भी सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे लिखना तभी सीख सकते हैं जब वो वर्णों को पहचान ही करें। आप देखते होंगे कि हम बच्चों को पहले जो सुलेख लिखना स्टार्ट कराते हैं, जहाँ वो बच्चा कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्णों को जानते ही रहते हैं, उनको हम आम लिख देते हैं, आम, और उसको बारीकी से लाइन खींच देते हैं और सेम बालक आम लिखने लगता है, जो कि आप देखते होंगे। फिर वही बात आप जैसे कि जानते हैं, जो डॉट 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 करके अ का सिंबल बनाया होता है और बालक को उस पर अपना पेंसिल जो है चलाना होता है। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बालक को हम तभी सिखाएंगे लिखना, तभी बताएंगे जब वो वर्णों की पहचान करे। ये बालक के स्वभाव के अनुकूल है, इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चारों ऑप्शन से ये आपको पता करना है कि किस ऑप्शन से यह स्पष्ट हो रहा है कि बिल्कुल लेखन कार्य हो रहा है। तो आप देखेंगे, यदि हम देखें पहला नंबर ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि श्यामपट्ट पर लिखे हुए चीज़ों को समझ कर लिख रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि सीधे आप देख करके कोई चीज़ को लिख दिए, तो ये लेखन का एक अच्छा स्थिति नहीं कहलाएगा, अच्छी जो है नहीं होता है लेखन की। बल्कि लेखन का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ को आप समझ कर लिख रहे हैं। जिस प्रकार से पढ़ने का अर्थ होता है उसको समझ कर पढ़ना, उसी तरह लिखने का भी अर्थ होता है समझ कर लिखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। ये नहीं है कि पाठ्य पुस्तक से देख कर लिख लेगा, पाठ्य पुस्तक से पढ़ करके याद कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय। मान लीजिए कोई बच्चे का आप होमवर्क चेक कर रहे हैं और उसमें ये पाते हैं कि अक्षरों की बनावट जो है वो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, हल्का। तो आप क्या करेंगे, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। सही बात है, निंदा तो करेंगे नहीं। बच्चा को निंदा करने से क्या सही हो जाएगा? ये बिल्कुल नहीं। उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे, क्योंकि बच्चे टेढ़ी मेढ़ी अभी लिख रहा है, उनके लिखने की अभी कुशलता में जो है नयापन आ रहा है, नवीनता आ रहा है, धीरे धीरे वो आएगा। तो ऐसा नहीं पुनः हम लिख करके कर बोलेंगे तो वो सही है। कर उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि हम उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। क्योंकि लेखन की कुशलता धीरे धीरे उसमें कुशलता आते जाएगा, नवीनता आते जाएगा, और वह स्वयं ही इसमें क्या कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में जो आप देखते होंगे कहानी दिया होता है, कविता दिया होता है, निबंध दिया होता है। तो यहाँ बात की गई है जो कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या बच्चे क्या करेंगे, स्मरण करेंगे। तो कितना बार आपको बता चुके हैं, स्मरण वाला उत्तर नहीं होता है। बच्चे को क्या करेंगे, व्याकरण, तो व्याकरण नियम भी वाला उत्तर नहीं होता है। कंठस्थ लगा हो तो वो निगेटिव हो जाता है। तो वैसे भी आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 निगेटिव हो गया, तो उसे हम छोड़ देंगे। अब कहता है कहानी शैक्षणिक प्रयोग क्या होता है, तो उच्चारण संबंधी गलतियों में करते हैं और पढ़ना लिखना सिखाते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपल है। जो कहानी देने का ये उद्देश्य होता है कि बच्चे को हम पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है
कि कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्य से घबराते नहीं है। देखिए कोई कहानी आप सुना रहे हैं, लंबा लंबा वाक्य है और वो उससे घबराते नहीं, उसका मतलब ये है कि वो वाक्य है, वो कहानी जो है बच्चों के लिए मज़ेदार है, सार्थक है। यहाँ आप मज़ेदार को थोड़ा निगेटिव में देखते होंगे, तो आप इसे रुचिपूर्ण रूप से देखेंगे तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव लगेगा। जोर जोर से बोलने से ऐसा नहीं हुआ, पहले से सुने वाक्य ऐसा भी नहीं हुआ, सीधे और सरल होगा ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि बालक जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनको रुचि आ रहा है, वो उनके लिए सार्थक है, इसलिए वो घबराते नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि पढ़ना सीखने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो क्या है? तो बाराखड़ी ये नहीं होगा। सबसे पहले वर्णों की पहचान करना, ऐसा भी नहीं होगा। आप देखते होंगे पहले बच्चा जो है क्या करता है, अ से अनार, आ से आम, ये सब उसमें बालक जो है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जब जो वो बालक करता है तो कोई ज़रूरी नहीं वो ए बी सी जानता ही रहता है, वो एप्पल का जो फिगर देख करके वो एप्पल बोलने लगता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे, वो अनुमान लगाकर सीखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो, स्वाभाविक बात है यदि पठन सामग्री के साथ कोई चित्र है तो बालक को पढ़ने में आसानी होगा। ऐसा नहीं होगा चित्रकार की भूमिका का महत्व पता चलेगा, ऐसा नहीं है। पठन सामग्री का आकर्षक बढ़ जाना, लिखे हुए बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो अभी जस्ट आपको बताएं कि यदि कोई चित्र, मान लीजिए कोई बालक को आप ए फॉर एप्पल बता रहे हैं और यहाँ एप्पल का फिगर बना हुआ है, तो बालक क्या करेगा, यदि वो एप्पल का स्पेलिंग नहीं भी आता है, वो नहीं भी समझ रहा है एप्पल पूरे पूरे, तो वो एप्पल के फिगर को देख करके क्या करेंगे, अनुमान लगा लेंगे और बोल लेंगे ये एप्पल है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, एक 3 साल के बच्चे, ध्यान देंगे ये बच्चे कितने साल के, 3 साल के, किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उनके क्या होगा। तो देखिए 3 साल के बच्चे जो होते हैं वो समाज से जुड़े होते हैं, तो इसीलिए वो क्या होंगे, सामाजिक दायरा में आता है, न कि भावनात्मक, न कि सांस्कृतिक, न कि संज्ञानात्मक। 3 साल का बच्चा जिस सामाजिक परिवेश में रहेगा उस सामाजिक परिवेश से जुड़े जो कुछ भी होगा उस विषय वस्तु पर बात आराम से वो बातचीत कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको चौमस्की से रिलेटेड है। जब भाषा की बात हम करते हैं तो भाषा में 3 मनोवैज्ञानिक बहुत ही अग्रणी है, एक जिसमें आपका है चौमस्की, दूसरा आपका वैगोत्स्की और तीसरा स्किनर। तीनों के बारे में कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चौमस्की के बारे में। तो चौमस्की का कहना था कि बच्चे भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, और इसके अकॉर्डिंग आपका इसका जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। जब आपसे पूछे कि बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है तो ये भी बात सही है, लेकिन ये आपको चला जाएगा किसके साथ, स्किनर के साथ। किसके साथ, स्किनर। ध्यान रखेंगे, अनुकरण के माध्यम से किसने कहा है, तो स्किनर ने। और जब आपसे ये पूछे कि भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है तो ये लाइन भी सही है, लेकिन ये लाइन चला जाएगा आपको वैगोत्स्की के साथ। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि चौमस्की रहे तो जन्मजात के साथ जाएगा, वैगोत्स्की रहे तो समाज के साथ जाएगा, और स्किनर रहे तो अनुकरण के साथ जाएगा। और ये तीनों आपको ध्यान यदि रहता है तो निश्चित तौर पे आप हिंदी पैडागोगी में 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में। देखिए मुद्रित समृद्ध का अर्थ पहले जान लीजिए आप क्या होता है, इसे प्रिंट समृद्ध वातावरण कहते हैं। मुद्रित समृद्ध परिवेश का मतलब होता है प्रिंट समृद्ध वातावरण, जहाँ बच्चों को चित्र भी दिया गया हो, वहाँ लिखित भी दिया गया हो, वहाँ मौखिक भी दिया गया हो, और सर्व सामग्री के द्वारा बच्चा को सुना भी रहे। ऐसे परिवेश को कहा जाता है मुद्रित समृद्ध वातावरण, यानी बच्चे को मौखिक तौर पे भी उपलब्ध हो रहे हैं और प्रिंट तौर पे भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो इसमें केवल वाला उत्तर तो बिल्कुल नहीं होगा, दीवारों पर इसमें भी केवल है तो नहीं होगा, पहले ही आपको बता चुके हैं। जो केवल जिस ऑप्शन में लगा हो वो बिल्कुल उसको हटा देना है। दीवार पर सुक्ति और नए नए जो है उपदेश लिख देने से बच्चा का मुद्रित समृद्ध नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके लिए कविता, कहानी को, पोस्टर व बच्चों के कर्मों को कक्षा में प्रदर्शित करेंगे, तब जाकर क्या होगा, मुद्रित समृद्ध वातावरण होगा, प्रिंट समृद्ध माहौल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निशिता, मान लीजिए कोई निशिता है, अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है,
परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती हैं। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यदि कोई ऐसा बालक है जो कि सहपाठी के साथ सही वार्तालाप करते हैं, लेकिन कक्षा में जाकर ऐसा होता है, तो देखिए उनके मौखिक अक्षमता में कुछ नहीं होगा। यदि मौखिक रूप से कुछ होता, उनके शरीर में कुछ गलतियां होती, उनके शरीर में कुछ अक्षमता होता, तो सहपाठी के सामने भी वो गलत तरीके से ही बोलते, वो वहाँ भी हकलाती। लेकिन चूंकि क्या होता है, परिवेश के अनुकूल, यानी जब वो सहपाठी के साथ था तो नहीं हकला रहा था, जब वो कक्षा में गए तो हकलाने लगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं निशिता जो है वो संवेग का शिकार हो रहा है, यानी उसमें संवेग हावी हो रहा है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो बड़े समूह में बात कहने पर अपने आप को दबाव महसूस करता है। जैसे कि आप कभी भी माइक लेकर के 20 लोग या 10 लोग में कभी नहीं बोले हैं, तो आपको वहाँ क्या होगा, अपने आप एक दबाव महसूस होगा, वहाँ आप पे जो है आपके ऊपर संवेग हावी हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 4। जानबूझ के ऐसा करती है नहीं है, याद करके नहीं, ऐसा नहीं, कक्षा का में हंसी का माहौल है, ऐसा भी नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? तो कविता याद करना। देखिए आप लोग यदि बारीकी से मेरा वीडियो को देखते हैं तो आपको अब पता चल गया होगा कुछ कुछ ट्रिक। देखिए याद करना बिल्कुल ऐसा ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। फिर है कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, ऐसा भी नहीं होगा। अंतराक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, और यहाँ देखिए कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जाना। आप ध्यान से इस बात को, यदि इस क्वेश्चन को सुने, पहला क्या है ऑप्शन सुनना, दूसरा क्या है इसमें कह रहा है बोलना। तो कहानी कहना, यदि कोई कहानी कह रहा है तो बच्चा उसको क्या करेगा, सुनेगा, फिर बच्चा प्रतिक्रिया देगा, उस कहानी से जवाब देगा, तो उसके लिए उसे बोलना पड़ेगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 13 नंबर है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, यानी वो रुचि नहीं ले पाते। आखिर इसका कारण क्या है? तो अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटि को सहजता से स्वीकार नहीं करते, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। सबसे मेन चीज़ यही हो जाता है कि जब वो इस तरह की अरुचि उत्पन्न करती है, इसका मतलब है कि तुलनात्मक रूप से उन्हें ऐसा लग रहा है कि हिंदी कठिन है, और जिसके कारण वो अरुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। अगला जो ऑप्शन है क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चों को भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम है? तो ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों को सामग्री जानकारी दे सके, समग्र जानकारी। दूसरा है घर पर ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा वाला उत्तर नहीं होता है, पहले ही आपको बता चुके हैं। इसके बाद ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की सरल सीडी उपलब्ध करा देने से बच्चा नहीं सीख जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी क्वेश्चन में अवसर लगा हो तो अवसर वाला उत्तर होता है, और ये आपको अवसर पॉजिटिव होता है। अब कहेंगे आप कैसे? तो देखिए जब भाषा का विकास, भाषा का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उन्हें बोलने का मौका दे, कहने का मौका दे, सुनने का मौका मिले। अब मान लीजिए कोई ऐसे बालक है जो कभी जापानी लैंग्वेज सुना ही नहीं है, जापानी लैंग्वेज बोलने का मौका ही नहीं, तो क्या वो जापानी सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। यदि हम बालक को सुनने का, बोलने का, कहने का मौका देंगे, अवसर देंगे, तो जरूर वो बालक जल्दी भाषा को सीख जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गोमती है जो कि तालब स को दंत स बोलती है, आप उसे टोकते नहीं है और सहज अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं। सहज अभिव्यक्ति मतलब होता है उस चीज को एकदम बिल्कुल आसानी से अभिव्यक्त करवा देते हैं, परंतु चिंतित है कि किस तरह से उनका उच्चारण ठीक करवाया जाए। तो उसे क्या करेंगे, चेतावनी तो बिल्कुल नहीं देंगे, बच्चा है और बच्चा को चेतावनी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पृथक पृथक अभ्यास ऐसा भी नहीं करेंगे। उसे तालब स और दंत स के अंतर को लिख करके क्या करेंगे, समझा देंगे। या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे इसका आंसर जो है तालब स दंत स के प्रयोग वाली सर्व सामग्री सुनने का अनेक अवसर भी उनको दे देंगे कि तालब स कैसे बोला जाएगा और दंत स कैसे बोला जाएगा। तालब स से बने शब्द को हम बालक को सुनने का अवसर देंगे और दंत स से सुनने का हम मौका देंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो बालक क्या करेगा, उस चीज़ को जल्दी समझ पाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 2 भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं
बल्कि शैक्षणिक स्तर पर वो, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि कोई बालक एक भाषा जानता है और कोई भाषा दो भाषा जानता है, तो निश्चित तौर पे ये हम कह सकते हैं कि पहले बालक से दूसरे बालक क्या है, वो अच्छे हैं, वो रचनात्मक है, बुद्धिमान है, ये हम नहीं कह सकते हैं। हम क्या कहेंगे, उसे अधिक रचनात्मक है, रचनात्मक में यानी वो क्रिएटिविटी है, क्योंकि वो रचना कर सकते हैं, वो नई नई भाषा सीख सकते हैं, उसमें इस तरह के गुण हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, दो सही हो जाएगा। अब है इसके बाद आगमन विधि। तो आगमन विधि तो आपको पता ही है, आगमन विधि जो है वो उदाहरण से नियम की ओर चलता है, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है। आगे है वैगोतस्की के अनुसार। अभी जस्ट आप लोग को पीछे हम बताए थे भाषा के संदर्भ में वैगोतस्की का। वैगोतस्की का कहना था कि बालक भाषा तभी सीख सकता है जब वो सामाजिक संदर्भ में अपना डेवलपमेंट करे, यानी उनका भाषा का विकास सामाजिक संदर्भ में हो, इसलिए इसका सही उत्तर आपका दो हो जाएगा। वैसे भी आपको ट्रिक के तौर पे बता दिए हैं, जब भी आपको समाज मिले तो वैगोतस्की होगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए कोई भी बच्चा मातृभाषा में बोलता है तो उसे आपको कुछ नहीं कहना है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे तुम बैठ जाओ, तुम ऐसे कर लो, ये कर लो, उनको डांट देंगे, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। क्या करेंगे, तो उसे टोकेंगे नहीं, सबसे पहला बात समझ लीजिए, उसे टोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। ठीक है, टोकेंगे नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसमें कहता है उसे टोकेंगे तो ये गलत हो जाए, उसकी भाषा या अभिव्यक्ति ध्यान नहीं देंगे ने। देखिए उसे टोकेंगे नहीं और उनकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्द प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। और इसमें कहता है उसे टोकेंगे नहीं, उनकी मातृभाषा के शब्द का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उनको हम दोहरा करके उसको हिंदी में भी बोल देंगे। मान लीजिए आपके कक्षा में कोई ऐसे बालक हैं जो बंगाली मातृभाषा में बोलते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, उनके हर बातों को क्या बंगाली में ही बताएंगे, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करेंगे बंगाली बोल रहे हैं और उसी चीज़ को ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में भी बोल देंगे, जिससे कि आपकी कक्षा के अन्य बालक भी समझ जाएंगे और वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहाँ पे में बोली जाने वाली भाषा कहाँ के बीच और पड़ोसी की भाषाओं तथा कौन में प्रयुक्त, यहाँ 3 जगह खाली स्थान है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये कि घर में बोली जाने वाली भाषा, यानी घर में बोली जाने वाली भाषा समुदाय के बीच और पड़ोसी की भाषाओं तथा पाठ्यपुस्तक, यहाँ पाठ्यपुस्तक को छोड़ करके ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, यानी इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे आ जाएगा आपका घर, घर में बोली जाने वाली भाषा, दोस्तों के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच फासलों को बांटने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। यानी यहाँ इस लाइन से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कोई बालक जो घर में भाषा बोलते हैं, उनके दोस्त के साथ बोलते हैं और स्कूल में बोलते हैं, तो ये तीनों भाषा के बीच में एक निश्चित संबंध होना चाहिए, ऐसा नहीं जो फासला होना चाहिए, यानी ज़्यादा अंतर होना चाहिए। इस अंतर को ख़त्म करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए टीचर को कि घर में वही भाषा हो, वही उनके परिवेश में भाषा हो, वही उनके विद्यालय में भाषा हो। तो चूँकि बालक की घर की भाषा तो ऑलरेडी पहले से होता है, तो टीचर को ये कोशिश करना चाहिए कि विद्यालय की भाषा उनके घर की भाषा के अनुरूप बनाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप 21 नंबर क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है जो कि हम आपको उसकी जानकारी और उसको डिफाइन जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करें यदि कोई क्वेश्चन पे डाउट है या आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को हम नहीं समझ पाए तो आप मुझे कमेंट करें। साथ ही साथ आप सब कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि हिंदी पेडागोगी के बाद आपको कौन कौन से और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिस पर मैं वीडियो आपको प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूं। तो यदि अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।